Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you are doing fine. My name is Asha Siddiqa और today हम DSM-5 की क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करें वो स्लीप वेक डिसऑर्डर्स हैं। तो स्लीप वेक डिसऑर्डर्स जो उनसे होते हैं जनरली मेंटल हेल्थ और मेडिकल क्लिनिशियंस जो उनसे होते हैं इन सबको हम देखते हैं कि उनका मेडिकल क्लिनिशियंस जो उनसे होते हैं वो भी उन लोगों को अच्छे से देखते हैं, उनके सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि ये क्या मेंटल हेल्थ की तरफ से निकल रहे हैं। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स जो उनसे होते हैं ये इनकम्पोज्ड होते हैं 10 डिसऑर्डर्स में, और डिसऑर्डर्स के ग्रुप में वो होते हैं ये इंसोम्नियन डिसऑर्डर, हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, सर्कैडियन रिथम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, नॉन REM स्लीप अरोजल डिसऑर्डर, पैरासोमनियास, नाइटमेयर डिसऑर्डर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड स्लीप डिसऑर्डर। तो अगर हम अब इन लोगों को फर्दर देखें तो वैसे तो हमें इनके नेम से कुछ आइडिया हो रहा है कि ये कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन अगर हम इनको फर्दर देखें तो इंडिविजुअल्स जो कि डिसऑर्डर्स की कुछ कंप्लेंट्स स्लीप वेक की कुछ कंप्लेंट्स जो उनसे होती हैं उनमें पाई जाती हैं, तो हम टिपिकली इन 10 के सिम्टम्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से सिम्टम्स जो उनसे हैं वो एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं और पेशेंट की स्टेट हिस्ट्री इन सिम्टम्स में से कहाँ पे एक्यूरेटली मैच करी है, कोरिलेट करी है, फिर हम उसको उस हिसाब से सीम टू बी डायग्नोस्ड के टैग के साथ डायग्नोस करते हैं। फिर है जैसे कि डे टाइम रेस्टलेस है, इम्पेयरमेंट है कुछ फीचर्स में, और स्लीप वेक डिसऑर्डर्स जो उनसे होते हैं वो उन सब में ये चीज़ है कि वो टायर्डनेस भी आती है उन सब में, और इम्पेयरमेंट होती है उसमें कि वो उसका दिल नहीं कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग एबिलिटीज़ में इम्पेयरमेंट आ रही होती है। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो ये जो उनसे स्लीप वेक की क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं 5 में, तो ये जो सी DSM-4 में इसको रिप्रेजेंट किया गया था इस क्लासिफिकेशन को कुछ अंडर ब्रॉडर उसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग लेबल्स थे, और उसमें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स के कुछ पोल्स भी डिस्कस किए गए थे। तो अब इन चीज़ों को ये इन चीज़ों को DSM-5 में ज़रा कुछ इलेबोरेट करके तो कुछ स्पेसिफाई और कुछ थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस को चेंज करके लिंकेज करके कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाया। कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जो क्लोजली मैच कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो फिर हम उन चीज़ों को फिर देखते हैं। अब जैसे कि हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं वो कोई 5 चीज़ें देखते हैं। 5 चीज़ें सबसे पहले सिम्टम्स क्या हैं, फिर हम देखते हैं टाइम कि वो उनसे प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो से हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं उनका टाइम स्पैम क्या है। उसके अलावा फिर हम एक साइकोसोशल फैक्टर देखते हैं। साइकोसोशल फैक्टर में हम ये देखते हैं कि उसकी जो सी वर्किंग एबिलिटीज़ हैं वर्क प्लेस में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, हाउस में, या सोशल जोन से है वो कैसे है, वो सही था कि नहीं था। फिर हम देखते हैं कॉमोर्बिडिटी में हम ये चीज़ देखते हैं कि इसके साथ क्या दूसरी किसी डिसऑर्डर्स की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो नहीं आ रही, या कोई दूसरा जो सा डिसऑर्डर है वो किस तरह इसके साथ मैच कर रहा है, क्या वो कॉमोर्बिड में है कि डिफ्रेंशिएट में आ रहा है, इस तरह। और हम जो सा 5वीं चीज़ देखते हैं वो डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस होता है। डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस में हम उसको सिम्टम्स की बेस पे डायग्नोस करते हैं कि क्यों हमने इसको डायग्नोस किया, इसी सिम्टम को क्यों हमने चूज़ किया, इससे मिलते जुलते बाकी सिम्टम बाकी जो से डिसऑर्डर्स थे उनको हमने क्यों नहीं चूज़ किया। तो उसकी बिना पे उसके लिए अगर हमने कुछ भी डायग्नोस करना हो उसके लिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री अच्छी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसका जो सा सोशल मतलब कि सोशल फैक्टर होता है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। हिस्ट्री अच्छी होगी तो हमें टाइम स्पैम और सिम्टम्स में ज़्यादा अच्छी मदद मिलेगी। अगर हमें उसके अच्छे से सोशल फैक्टर्स के बारे में अच्छे से पता होगा, उसकी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम वो अच्छे से बता पाएंगे। और इसी तरह हम फिर आगे हम कॉमोर्बिडिटी और डिफरेंशिएट डायग्नोसिस बेस करता है ये
साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की एबिलिटीज़ में, कि उसने कितनी अच्छे से डीएसएम को समझा है, कितनी अच्छे से डीएसएम को पढ़ा है, और वो कितनी अच्छे से अब इन चीज़ों को आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फिर अब हमने जैसे कि पहले भी बात की, इंसोम्नियास डिसऑर्डर, हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, ब्रीथ रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, सर्काडियन रिथम, स्लीप वेक डिसऑर्डर। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये जो से 10 डिसऑर्डर्स हैं ये ऐसे पढ़ाऊँ कि आपके ये फिंगर टिप्स में आ जाएं और अच्छे से आपको इनके सिम्टम्स और इनके सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ आएँ। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपको ज़रूर पूरी समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस में हम ज़्यादा डिफ़िकल्टी इंसोम्नियास डिसऑर्डर में हम सबसे पहले देखते हैं कि डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग स्लीप के ज़्यादा अच्छी हमें पहले तो अगर हम लेटे हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी नींद नहीं आती, और अगर हमें नींद आए तो क्वालिटी नहीं होती हमारी ना। तो अब इन सिम्टम्स में हम देखेंगे ये 2 या एक से ज़्यादा कोई सिम्टम हो, ठीक है। स्लीप क्वांटिटी को भी हम देखते हैं, और सबसे पहले हम कंप्लेन देखते हैं, या फिर जो भी हमारे पास पेशेंट आया उसकी डिससेटिस्फैक्शन देखते हैं कि वो अपनी नींद को लेके कितना डिससेटिस्फाइड है। क्योंकि नींद जो सी ये स्लीप होती है ना, नींद, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। कोई पेशेंट जो सा वो थोड़ी सी स्लीप पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है और उसकी बॉडी भी उस पर सेटिस्फाइड रहती है, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ज़्यादा सारी नींद लेके भी डिससेटिस्फाइड होते हैं। हमारे अकॉर्डिंग उनकी ये नॉर्मल है, लेकिन उनकी बॉडी और उनकी मेंटल स्टेट के लिए वो नॉर्मल नहीं हो सकती। तो फिर इस वजह से फिर हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है, लेकिन हम जो सा हमारे पास क्लाइंट आया उसकी डिससेटिस्फैक्शन को भी गौर करते हैं कि वो किस वजह से डिससेटिस्फाइड है, और फिर हम इसकी स्लीप क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट के साथ साथ फिर हम आगे सिम्टम्स और कंप्लेंट्स देखते हैं। उसमें से सबसे पहली जो सी है वो डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग ऑफ स्लीप है, कि इनिशिएटिंग स्लीप के मतलब कि अगर वो सोने के लिए लेटा है तो उसको कितनी देर में आ रही है, ठीक है। और ये चीज़ें जो उनसे होती है, अगर कोई बच्चा है तो ये चीज़ें फिर हम केयर गिवर से डिस्कस करते हैं। अगर वो इतना अच्छा खासा बंदा है कि वो हमें खुद अच्छे से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, फिर ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हम उस बंदे जो भी हमारे पास क्लाइंट है उसके साथ साथ जो से उसके साथ अटेंडेंट आया होता है उससे भी सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पूछते हैं, ताकि हमें एक प्रॉपर पता चल जाए कि अच्छा इस बंदे ने कितनी बताया और इसने क्या बताया, कहीं पे किसी ने कुछ कवर अप करने की कोशिश नहीं की। और ये चीज़ें हम ज़रा 3 से 4 बार पूछते हैं, और ये चीज़ें जब हम आगे इंटरव्यू के सेक्शन में जाएंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो गाइस फिर मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अपना DSM खोल लें और उसका 362 पेज खोल लें। अगर आपने अपने सामने ये खोल के रखा होगा तो मैं भी हम दोनों को आसानी हो मुझे आपको समझाने में और आपको मुझसे समझने में। तो अब अगर हम बी पॉइंट देखें इसका, तो उसमें हम इसके स्लीप डिस्टर्बेंस को जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो, कि मतलब कि क्लिनिकली हम इसको कंसीडर कर सकें, जो कंसंट्रेट हो, ठीक है, जो कि एमी एक फुस क्रिएटिंग ना हो कि बस फुस सा क्रिएट किया हो। मतलब कि अगर आपने अभी तक साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको अक्सर पता होगा कि काफ़ी लोग जो उनसे होते हैं वो छोटी छोटी बातों को, एक माइक्रो प्रॉब्लम्स को मैक्रो बना लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात बना लेते हैं, लाइक राई का पहाड़ बनाना। तो अगर उनमें हम देखेंगे कि उनकी इम्पेयरमेंट आ रही है उनके एजुकेशनल में या फिर उनके सोशल में या फिर एकेडमिक बिहेवियरल में, कहीं पे भी ऑक्यूपेशनल किसी भी प्लेस में, किसी भी इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ फंक्शनिंग में अगर उनके इम्पेयरमेंट आ रही है या डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो कि हम उसको मान सकें, इस तरह का हो, एक फुस ना हो कि बस राई का पहाड़ ना बनाया हो, बल्कि असल में कुछ कोई प्रॉब्लम्स हों जिनको हम कंसीडर कर सकें, ठीक है। वैसे हमें कंसीडर, एक साइकोलॉजिस्ट को हमेशा कंसीडरिंग होना चाहिए, हर चीज़ को कंसीडर करने वाला।
तो अगर हमें लगेगा कि ये सिर्फ उसकी रेटिंग है तो जाहिर सी बात है फिर हम उनको समझाएंगे भी। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि अच्छा मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी जिसकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम हुई और मूड डिसऑर्डर्स भी आती हैं, फिर इसके साथ मेरा मूड नहीं सही रहा, या फिर डिफरेंट उसके कहीं ना कहीं उसके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ फंक्शनिंग में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होएगी। जब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ फंक्शनिंग में वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तभी हम उसको कोई डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ है, मतलब कि जब हम DSM पढ़ते हैं हमें ये लगता है कि ये चीज़ें इसमें भी हैं, ये चीज़ें उसमें भी हैं, लेकिन फिर हम ये चीज़ भी देखते हैं कि वो क्या इतनी कंसिडरेड हैं कि वो क्लिनिकली हम उसको कंसीडर कर सकें। माइल्ड सिम्टम्स हर किसी में मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो माइल्ड जो सिम्टम्स हैं वो मॉडरेट से सीवियर की तरफ जाते हैं तब हम उसको कंसीडर करते हैं। उससे पहले हम सिर्फ उन पे मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यही चीज़ देखेंगे कि क्या वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हैं। उसके बाद फिर वही चीज़ कि स्लीप डिफ़िकल्टी अकर्स एटलीस्ट 3 नाइट्स पर वीक, कि 3 महीनों तक सी पॉइंट ये और डी पॉइंट है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स, कि 3 मंथ्स जो है वो टोटल क्राइटेरिया है कि 3 महीने तक उसको ये मसला पेश आए कि हफ्ते में 3 दिन ऐसी रातें हैं जब उसको सोने में प्रॉब्लम हो, या फिर नींद की क्वालिटी अच्छी ना हो, या फिर जाग आ जाए और उसके बाद सोया ना जाए, वो सुबह जाग आ जाए। इस तरह की हफ्ते में 3 रातें, कम से कम 3 रातें ऐसी हों और ये 3 महीने तक उसका जारी रहे, तब हम इसको कंसीडर करेंगे टाइम स्पैम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमने 3 चीज़ें देख ली, सिम्टम्स देख लिए, टाइम स्पैम देख लिया, सोशल साइको सोशल फैक्टर भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। The sleep difficulty occurs despite adequate opportunity for sleep. Here, the insomnia is not better explained by and does not occur exclusively during the course of another sleep wake disorder. Like कि अगर हम अब हमारे पास डिफरेंशिएट डायग्नोसिस आ गया कि ये जो सा ये नार्कोलेप्सी, ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप की वजह से ना आ रहा हो, सर्कैडियन रिथम स्लीप वेक डिसऑर्डर की वजह से ना आ रहा हो, पैरासोमनियास ना हो, फिर अब इसको हम कंसीडर करेंगे कि अच्छा ये इंसोम्निया ही है। इंसोम्निया जो है वो फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स के इफ़ेक्ट्स की वजह से ना हो, ठीक है, तो फिर वो चीज़ भी है। और इसकी कोएग्जिस्टिंग जो सी मेंटल किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ भी हो सकती है, मेडिकल कंडीशंस के साथ भी हो सकती है, तो हमने वो चीज़ भी देखनी है कि कहीं उनकी वजह से तो नहीं है। और फिर अगर सोमनिया जो सा प्रीडोमिनेंट होगा कि पहले भी इंसोमनिया की कंप्लेन होगी और उसके बाद भी है, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये 7 तो फिर कोएग्जिस्टिंग है, वरना फिर हम इसको सब्सटेंस के यूज़ की वजह से भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप्स में इंसोमनिया क्यों अकर होता है, या अक्सर हम साइकोलॉजिकल वरीज के ज़हनी तौर पे परेशान होते हैं तब इंसोमनिया हो रहा होता है, सो दे कैन नॉट स्लीप, इस वजह से इंसोमनिया हो रहा होता है। स्लीप स्टेट मिस परसेप्शन, बिलीव्स दे स्लीप पुअरली, यहाँ पे स्लीप क्वालिटी इज़ नॉट गुड। अब यही बात हम कर रहे थे कि उनकी मिसपरसेप्शन हो गई है। उनकी मिसपरसेप्शन क्या हो गई है कि उनको नींद नहीं अच्छी आ रही, या फिर उनको नींद नहीं आ रही, या फिर उनको नींद अच्छी नहीं आ रही। इस तरह हिप्नोटिक डिपेंडेंट स्लीप डिसऑर्डर कि उनको हो कि जब तक हमें बिल्कुल बेहोशों वाली नींद नहीं आएगी तब तक हमारी नींद कंसीडर ही नहीं होगी। और यहाँ तो अगर उन लोगों ने स्लीपिंग पिल्स जो सी वो विड्रॉ की हों तो उनके सिम्टम्स आ रहे होंगे, लाइक कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी ना किसी सब्सटेंस का फिजियोलॉजिकल या फिर किसी ना किसी सब्सटेंस के विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे हों, वो चीज़। तो ये टाइप्स थी इंसोमनिया क्यों हो सकता है। नेक्स्ट डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और क्रॉनिक पेन के कोई ना कोई ऐसी क्रॉनिक पेन उसकी उठ रही है, जैसे कि अभी हमने वो लास्ट एज फैक्टर पढ़ा, अगर आपने DSM खोला है उसमें गौर से दिखेंगे तो उसमें होगा कि कोएग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर्स एंड मेडिकल कंडीशन डू नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन इन द डोमिनेंट कंप्लेन ऑफ इंसोमनिया, ठीक है, कि अगर इंसोमनिया पहले होगा तो फिर हम उसकी दूसरी मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर मेडिकल कंडीशनिंग को एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं करेंगे,
कि अगर उसे पहले से ही होगा तो उसके बाद अगर हम रूल आउट करें, हम निकाल लें कि वही चीज़ डी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे जैसे कि मैंने बताया को हम उसको करेंगे ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से, सर्कैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर से, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। तो अब ये चीज़ें जो सी हैं ये हमने अच्छे से देखनी है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अब हम वो कैसे करेंगे, जब हम अगले इन डिसऑर्डर्स को अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस को ओवरव्यू करेंगे। तो अब इंसोम्निया का ट्रीटमेंट जो सा है, अब इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वाज द बेस्ट। और यही कुछ होना हो, सीबीटी तो हर चीज़ पे काम आती है। उसके बाद ईईजी फीडबैक, हम इसका ईईजी करवाते हैं। ईईजी जैसे ईसीजी होता है ना, वो होता है हमारे हार्ट का। ईसीजी जो से हमारे हार्ट वर्किंग ग्राफ होता है, तो इसी तरह ईईजी होता है, ये हमारे ब्रेन का होता है। तो वो करेंगे स्टिमुलस कंट्रोल के। स्टिमुलस क्या है, जैसे कि अगर वो साइकोलॉजिकल वरीज़ की वजह से उसको नींद नहीं आ रही तो हम उसकी उस स्टिमुलस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वो परेशान ही ना हो, कि उसको ऐसी बातें ना बताई जाए कि वो परेशान हो, या फिर उसके हम वो सीबीटी लगा के उसके कॉग्निशन और बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। इस तरह से कुछ कर लेंगे, ठीक है। और रिलैक्सेशन थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे कि वो रिलैक्स रहे, वही उसकी हम सीबीटी से उसकी मिसपरसेप्शन भी चेंज करेंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन थेरेपी जो उनसे होता है, अगर वो विड्रॉल इफेक्ट्स एंड स्लीपिंग पिल्स के तो फिर काफ़ी काम आएगा। उसके बाद स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी और साइको एजुकेशन थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, इसी तरह हम जैसे कि इस तरह की हम कुछ थेरेपीज़ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको इंसोम्निया डिसऑर्डर के सिम्टम्स किसी में भी पाए जाएं। और लाइफस्टाइल हम चेंज करेंगे कि उसको एक्सरसाइजेस बताएंगे, उसकी कैफीन जो सी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसको स्ट्रेस रिड्यूस कराएंगे। स्ट्रेस रिड्यूस के मतलब कि वही चीज़ आ जाती है कि स्टिमुलस कंट्रोल आ जाता है और सीबीटी आ जाती है। उसके बाद मेडिकेशन में जो सा होता है मेलाटोनिन यूज़ होता है। तो ये मेलाटोनिन जिनसे है ना, ये रिलीज़ करता है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से ये रिलीज़ होता है रात के टाइम, और इससे जो सा होता है, इससे हमारा ना ये जो सा सर्काडियम रिथम होता है ना स्लीप का, वो एक सर्कल जो सा होता है वो रहता है। जब हम मेलाटोनिन क्लाइंट को डायग्नोस करते हैं तो उससे ये होता है कि उसकी जो सी सिक्रीशंस हैं वो नॉर्मल होती हैं और इस तरह उसको अच्छी नींद आ जाती है और टाइमली वो सोता है। मतलब कि रात की, मतलब कि एक तरह से स्लीपिंग पिल्स ही कह लें आप, एक तरह से वो ही होंगी जो कि मेलाटोनिन सिक्रीशन में हेल्प करेंगी। उसके बाद हम हाइपरसोमनोलेस को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए।